क्या हालचाल बच्चे लोग, आप सभी का स्वागत है इन डेप्थ सीयूटी में। जैसा कि थंबनेल आपने देखा है, हम बात करने वाले सीयूटी यूजी के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, मिनिमम क्राइटेरिया के बारे में, क्या क्या सिलेबस हो सकता है, कैसे कैसे चीज़ें आपको चेक करना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हम लोग लगभग पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, एट द एंड बच्चा जाते हुए बहुत सारे बच्चों से हमने डील करा और बहुत सारे बच्चों से पिछले साल भी हमने लगभग हज़ारों के करीब करीब बच्चों का मल्टीपल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया। चाहे हम बात करेंगे DU, BHU, JMI, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, आपके बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो मल्टीपल यूनिवर्सिटी से सब जगह बच्चों का एडमिशन कराया। तो हमने एक पैटर्न देखा गया कि बच्चे को एट द एंड ये भी नहीं समझ में आता, आखिर में आता कई ऐसे बच्चे रहते हैं कि उनको ये भी नहीं मालूम होता कि किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, कौन किसके लिए एलिजिबल है, कौन किसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो कई बच्चे तो मिनिमम एलिजिबिलिटी ही पूरा नहीं कर पाते। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। होप सो शायद बच्चों की गलती नहीं होती है, बताने वालों ने उतना डिटेल में आपको नहीं समझाया होता है। CUET ऑलमोस्ट लगभग 350 यूनिवर्सिटीज को कवर करता है और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज को कवर करने के कारण ही यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, लगभग 22 से 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं। लैंग्वेज के 12-14 आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं। उसके अलावा आपका जनरल टेस्ट, मतलब इतना सारा वाइड रेंज है। तो हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम देने से पहले। तो मैं आपको CUET UG 2026 के बारे में हर एक प्रॉपर डिटेल दूंगा, प्लस इस चैनल पे क्या क्या फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज लॉन्च करे जा रहे हैं उसके बारे में भी आपको एंड में जाके जानकारी दूंगा, ताकि आप बिना कहीं पे 1 रुपया इन्वेस्ट करें फ्री में तैयारी कर पाएँ। सबसे पहले बात करते हैं, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, देखिए माय नेम इज़ प्रवीण कुमार ठाकुर और हम लोग लगभग CUET UG, CUET PG और CBSE के क्लासेस को कवर करते हैं। लगभग 2-3 साल हो गए हैं इसको कवर करते हैं ऑनलाइन बेसिस पर। अगर हम ऑफलाइन बेसिस पर जाएंगे तो हमारे ऑफलाइन भी इंस्टीट्यूट रन करते हैं। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बच्चों को देखने का। मल्टीपल हज़ारों बच्चों को हमने एडमिशन भी करा रखा है। तो किस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग करी जाती है, किस तरीके से प्रेफरेंस बढ़ाई जाती है, किस तरीके से बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस और चीज़ें प्रोवाइड कराना, हर वो सारी चीज़ आपको इस पर्टिकुलर चैनल में मिल जाएगी। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है, मैं आपको सबसे एडवाइस करूंगा इन डेप्थ CUET UG, ये लोगो आपको एंड तक सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट कर अब स्टार्ट करते हैं। हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, कोई वीडियो एडिटिंग नहीं है, साफ एक व्हाइट बोर्ड है, एक मैं हूं और एक ये मार्कर है। आपको हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा और सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको हर चीज समझ में आए। चलिए, CUET UG 2026 के लेके सबसे बड़ा एक डाउट है, क्या भैया ये 26 में कंडक्ट होगा? ये क्वेश्चन मार्क अभी भी आप लोगों के मन में है और ये क्वेश्चन मार्क और बढ़ गया जब इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनने लग गई, कि मल्टीपल आर्टिकल्स आने लग गए कि कंडक्ट कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पिछले बार जो चीज़ें हुई, अगर आपको मालूम होगा या अभी नहीं मालूम है तो बता दूं, मॉप अप राउंड हुआ, ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड हुआ, यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस बहुत डिले करा गया। CUET के ऊपर सवाल कंडक्ट कराए गए कि हम पहले जो एडमिशन प्रोसेस कराते थे वो जल्दी होता था, CUET की वजह से डिले हो रहा है। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी चीज़ें देखने को मिली और इसके बेसिस पे कई सारी जगह पे कई सारे आर्टिकल्स आ गए, क्या CUET अगले साल होगा कि नहीं होगा। आप मेरी बात मानिए, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी कनेक्शंस है, जितनी भी नॉलेज है, आप तक लाके शेयर करें। तो आप कंसिडर कर सकते हैं कि इस चैनल से जो भी चीज़ें मिलती है ऑफिशियल्स मिलती हैं। तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि जो अगले साल होगा वो एडमिशन, चाहे DU हो, चाहे BHU, चाहे अदर यूनिवर्सिटीज हो, 100% CUET UG 2026 के से ही होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि क्लास 12 की कोई वेटेज नहीं होगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्लास 12 की वेटेज नहीं होगी। क्लास 12 की वेटेज जब होगी जब CUET के 2-3 राउंड कंडक्ट करा दिए जाएंगे, जैसे कि स्पॉट राउंड आ गया, मॉप अप राउंड आ गया, ठीक है, ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड आ गया। तो जब भी मॉप अप राउंड अगर कोई यूनिवर्सिटी कंसिडर कराने की कोशिश करेगा तो वो क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर कराने करेगा। तो उस केस में ये काम आएगा, ज़रूर बहुत काम आएगा। लेकिन उससे जितना भी पहले अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, आपका एडमिशन CUET UG के बेसिस पे होगा, आपके क्लास 12 से लेना देना कोई नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आपके मन में एक तो ये कन्फ्यूज़न निकाल दो। तैयारी करते समय ये कन्फ्यूज़न बड़ा हानिकारक होता है कि भैया जो मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ क्या उस पर एडमिशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। आप मेरी बात मानो, ठीक है, आप मान के चलो कि ऑफिशियली है, लगभग DU की तरफ से, लगभग BHU की तरफ से, लगभग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ये चीज़ ऑफिशियल है कि आपका एडमिशन होगा। ठीक है, ये आने वाले टाइम पे आपको नोटिस मिल जाएंगे या मैं आपको पर्टिकुलरली एडमिशन ब्रांच की तरफ से इंटरव्यू कंडक्ट करा दूंगा। ठीक है, जो भी हर यूनिवर्सिटी से एडमिशन ब्रांच के हेड है, सबसे इंटरव्यू कंडक्ट करा के मैं आपको वो सारे के सारे इंटरव्यूज आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, तो और कन्फर्मेशन आपको मिलता है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, काम करते हैं CUET UG पे। अच्छा,
सबसे बड़ा सवाल आता है कि चलो भैया सीयूटी यूजी होने वाला है। अब तक आपको ये भी मालूम पड़ेगा होगा कि आपने बहुत वीडियोस देखी होगी। लगभग आज जो तारीख है वो हो रहा है 4 अक्टूबर हो रहा है। इससे पहले बहुत बच्चों ने ये वीडियोस देख ली होगी, कई बच्चों ने तैयारी भी कर दी होगी, कई बच्चे इसके बाद भी तैयारी करें। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ 4 अक्टूबर डेट, कि आपको समझ में आए कि मैं किस डेट के रिस्पेक्टिव में बात करने वाला हूँ। आगे जो भी 4 से 5 महीने बचे हैं, चाहे बोर्ड को लेकर बात करेंगे, चाहे 6 से 8 महीने बचे हैं सीयूटी को लेकर, सारी चीज़ के बारे में उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो आपका फर्स्ट टर्म ख़त्म हो चुका है, सेकंड टर्म स्टार्ट होने वाला है। क्लास 12 में सेकंड टर्म नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। दिसंबर के करीब करीब आपके प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन हो जाएंगे एंड उसके बाद फरवरी में आपका पहला बोर्ड कंडक्ट कर दिया जाएगा। और सीबीएसई में पहले कंडक्ट होगा, बिहार बोर्ड में थोड़ा सा और पहले कंडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, देखो अगर मैं आपको समझाना सीयूटी यूजी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी भैया, ड्यू हो, बीएचयू हो, एयू हो, जीएमआई में ज़्यादा अच्छे कोर्सेज नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है। जीएनयू में भी अच्छे कोर्सेज नहीं है, ठीक है, जेएनयू हो, एएमयू हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, या अदर ईटीसी यूनिवर्सिटीज़ हो। तो अगर हम इसकी भी बात करेंगे कि इसका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम है अदर कोर्सेज के लिए, लेकिन ये मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, इसका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। लेकिन फिर भी एक लौता ऐसा एग्ज़ाम जो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में, कितनी यूनिवर्सिटी में, लगभग 300 प्लस, ये यूनिवर्सिटीज़ का आंकड़ा हर साल बढ़ते रहता है, ठीक है, लगभग 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए इकलौता एग्ज़ाम है जो आपको एलिजिबल बना देता है। और ये 300 प्लस यूनिवर्सिटी अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी है। आप इस यूनिवर्सिटीज़ में जाके मल्टीपल कोर्सेज ले सकते हैं, जैसे कि आप बीटेक लेने के इच्छुक हैं, आप बीएससी करने के लिए इच्छुक है, आप बीए करना चाहते हैं, आप बीकॉम करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, बीएमएस करना चाहते हैं, मल्टीमीडिया के कोर्सेज करना चाहते हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज इन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। और इन यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग एग्ज़ाम देने से बेटर है आप ये वाला एक एग्ज़ाम दे दो। एक एग्ज़ाम आपके घर के पास हो जाएगा और उसकी वजह से आप अक्रॉस इंडिया हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो सीयूटी यूजी जब नहीं था सॉरी, तब हर बच्चों को क्या करना पड़ता था, अलग अलग स्टेट में जाके उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाके जिसमें एडमिशन चाहिए उसका एग्ज़ाम देना पड़ता था। हो सकता है कोई बच्चा 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, तो कभी कभार ऐसा होता था कि एक साथ सारी यूनिवर्सिटी का हो गया, तो किसी एक यूनिवर्सिटी को उसको मिस करना पड़ता। तो आपके लिए क्या हो गया भैया, ये सीयूटी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन चाहिए तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब भैया यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम दे दिया तो इसमें एडमिशन क्या था, बस आप ये समझ लो कि सीयूटी यूजी आपको एक स्कोर कार्ड देता है, स्कोर कार्ड। और ये स्कोर कार्ड किस लिए अप्लाई करता है, जैसे कि आप मान लो सीयूटी नहीं था, फॉर एग्जांपल सीयूटी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट, क्लास 12 के मार्क्स हैं, क्लास 12 का मार्क्स एक स्कोर कार्ड की तरह बिहेव करेगा। उस स्कोर कार्ड को आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे जाएंगे, दिखाएंगे, जिसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे डिपेंडिंग ऑन द सीट उसको सीट मिलती जाएगी। सेम चीज़ अब भी क्लास 12 के जो आपका मार्क्स था उसको वेटेज ऑलमोस्ट ना कर दिया और हमने कहा कि जो स्कोर कार्ड कंसीडर करेंगे वो CUET का होना चाहिए, यानी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का होना चाहिए। ये क्यों लाया गया, क्योंकि मल्टीपल्स अगर हम बोर्ड्स को देखा जाए तो सीबीएसई के बच्चे ज़्यादा स्कोर कंपेयर करते हैं एज कम्पेयर टू बिहार बोर्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों बच्चों की कैपेबिलिटी में डिफरेंस है, इसका ये सिंपल मतलब था, आज तक भी हमने पैटर्न ये देखा है कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो टफ होता है एज कम्पेरिजन टू सीबीएसई। तो स्कोर करना यहाँ पे आसान है, लेकिन जब एडमिशन लेने की बात आएगा तो ऑब्वियसली बात है आप सिर्फ मार्क्स को कंसीडर कर रहे हैं, बोर्ड की टफनेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो मार्क्स में सीबीएसई वाले बच्चों को प्रेफर करा जाएगा। इन बच्चों के साथ नुकसान है, ऐसे और अदर बोर्ड्स के साथ होता है। हर स्टेट का खुद का बोर्ड है, राजस्थान का खुद का बोर्ड है, एमपी का खुद का बोर्ड है, तो ऐसे डिफरेंट बोर्ड्स की वजह से हमने क्या करा, एक एंट्रेंस एग्जाम को एलिजिबिलिटी रखा और कहा कि उसमें सब बच्चों के लिए एग्ज़ाम सेम होगा। सब बच्चों ने जो स्कोर करा किसी भी बोर्ड से हो, हम उस स्कोर कार्ड को कंसिडर करेंगे क्लास 12 को नहीं, जिसके ज़्यादा स्कोर कार्ड में नंबर आएंगे हम उसको एडमिशन देने की कोशिश करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी में। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। तो ये बेसिक आपका पैटर्न है, स्कोर कार्ड आपको समझ में आ गया। अब स्कोर कार्ड को लेके आपको अदर यूनिवर्सिटीज़ में जाना नहीं पड़ता, पहले फिजिकल जाना पड़ता, अब जाना नहीं पड़ता। आपको अदर यूनिवर्सिटीज़ में क्या करना पड़ता, ऑनलाइन काउंसलिंग करनी पड़ती है। और ऑनलाइन काउंसलिंग आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप से कर सकते हैं।
आप ऑनलाइन काउंसलिंग में आप 1 यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हैं, आप 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, आप 100 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, हर यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, बस घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आपको घर ही पे पता चल रहा है कि मेरे को ये सीट मिला है, ये कोर्स मिला है और उसमें मेरे को फिर पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट हो जाएगा आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तब आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं, उसमें जाके पढ़ाई करना अपना चालू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपको भागा दौड़ी नहीं करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। कितनी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं? ऑलमोस्ट जितनी भी अवेलेबल है, ऑल सारी में। आप चाहो तो 2 यूनिवर्सिटी को काउंसलिंग करें, 3 यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करें, 4 यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करें, किसी भी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग करने का एक सिंपल पैटर्न होता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, यूनिवर्सिटी एडमिशन वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की एडमिशन वेबसाइट। अब ये यूनिवर्सिटी की एडमिशन वेबसाइट क्या है? हर साल हर यूनिवर्सिटी अपनी एक खुद की एडमिशन वेबसाइट लॉन्च करती है। जैसे कि BHU अपना समर्थ पोर्टल लॉन्च करता है, तो जब आपका एडमिशन का टाइम आएगा तब BHU अपना समर्थ पोर्टल UG 2026 के लिए लॉन्च करेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना CACS जो पोर्टल होता है वो 2026 के लिए लॉन्च करेगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी अपना खुद का समर्थ पोर्टल होता है, वो 2026 के लिए लॉन्च करा जाएगा। तो वो पोर्टल जैसे ही लॉन्च करता है, उस पोर्टल लॉन्च होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है? उस पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है? उस पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ता है। अब रजिस्टर के लिए फीस लगता है, ठीक है। वो फीस आपको देना पड़ेगा और फीस मतलब फीस भी भरनी पड़ेगी, डिटेल भी भरना पड़ेगा। तो उस सबसे पहली बात जो फ़ी होती है वो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होती है। जैसे ड्यू की बताऊं तो ड्यू की होती है जनरल OBC EWS 250, SC ST आपका 100 रुपीज़ लगता है। एक तरफ ही लिख देता है, रुक जाओ, 100 रुपीज़ लगता है। और BHU की आपके लगते हैं, ये ड्यू के लिए हो गया। BHU की आपके जो फीस का स्ट्रक्चर होता है वो 500 फॉर जनरल OBC EWS और 250 फॉर SC ST और अदर कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरीज रह गई, ये आपका BHU का हो गया, ठीक है। ऐसे और यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग होता है, आपको बस समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया। रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर करने के वक्त आप वहाँ पर अपनी सारी की सारी बेसिक डिटेल भरेंगे। आप किस बोर्ड से हैं, आपका नाम क्या है, आप सिग्नेचर क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, किस कैटेगरी से हैं, वो सारी चीज़ें भरने के बाद आखिर में अपनी जो CUT की ID होती है वो आप यहाँ पर भरते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है ये CUT का रिजल्ट आने से पहले हो जाता है, ठीक है। ये लगभग अगर मैं कहूँगा कि आपका जून में स्टार्ट हो जाता है। ये जून में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, यहाँ लिख देते हैं जून में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका क्या होता है? रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है CACS का और BHU का भी, दोनों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद CACS की आप ID डालते हैं, ऑटोमेटिकली जो आपका रिजल्ट है, स्कोर कार्ड है, वो ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है NTA की वेबसाइट से। अब NTA क्या है वो भी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। बस आप समझो कि आपने एग्ज़ाम दिया, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना था, एग्ज़ाम देने के बेस, एग्ज़ाम जैसे दिया आपको एक स्कोर कार्ड मिला। स्कोर कार्ड से आपने ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए हर यूनिवर्सिटी की खुद की वेबसाइट होता है, उसमें रजिस्टर करा, फीस भरा, सारी डिटेल डाली, एंड आखिर में जाके आप सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, प्रेफरेंस फिलिंग। इन प्रेफरेंस फिलिंग का इन जनरल मतलब है अपनी चॉइस देना। अपनी चॉइस किस चीज़ की चॉइस देना? कोर्सेज एंड कॉलेजेस की चॉइस देना। जैसे ड्यू के पास ऑलमोस्ट 70 यूनिवर्सिटीज़ है। अगर एक कोर्स 50 कॉलेज में अवेलेबल है तो आपके पास लगभग 50 प्रेफरेंस है। अगर आप किसी और कोर्स के लिए भी जाना चाहते हैं और वो भी 50 कॉलेज में अवेलेबल है तो टोटल 100 प्रेफरेंस हो गई। इसी तरीके से जो प्रेफरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब एट द एंड एडमिशन का टाइम आएगा तब मल्टीपल चैनल्स एक्टिव हो जाएंगे और आपको प्रेफरेंस ऑफर करेंगे कि प्रेफरेंस ले लीजिए, हम हमारी प्रेफरेंस से एडमिशन हो जाएगा, सबसे बेस्ट हम देते हैं, हम 250 लेंगे, हम 2000 लेंगे, हम 5000 लेंगे, ठीक है। आपकी प्रेफरेंस में हेल्प करेंगे और उससे आपका एडमिशन होगा। पहली गलती आप ये मत करना, प्रेफरेंस के बेस पर एडमिशन नहीं होता। ये मैं स्टार्टिंग से आपको बता के चल लूँ ताकि आप उस स्कैम में ना फंस सके जो होने वाला। तो भैया प्रेफरेंस ज़रूरी क्यों है? फिर भी प्रेफरेंस ज़रूरी यूँ है इसलिए कि आपको अगर नॉलेज नहीं है कि कौन सा कॉलेज किस कॉलेज से बेटर है, 50 में से अगर आपको रैंकिंग देनी पड़ेगी कौन सा बेटर है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गूगल फॉलो करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा NRF रैंकिंग फॉलो करेंगे। होप सो NRF रैंकिंग, गूगल की रैंकिंग उतनी कैपेबल नहीं है जितनी हर यूनिवर्सिटीज़ की, मतलब हर कॉलेजेस की होनी चाहिए। तो एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए आपके पास एक ट्रस्टेड पर्सन होना चाहिए जो आपको बता सके कि हाँ
ड्यूक के ये कॉलेज इससे बेटर है, ये कोर्सेज इससे बेटर हैं, तो एक अच्छी प्रेफरेंस बना सके, बस इसलिए काम आता है। हो सकता है कि एक बच्चे के बहुत ज़्यादा मार्क्स हो लेकिन उसने एक गलत कॉलेज गलत कोर्स सबसे ऊपर डाल रखा है, उसको वो मिल जाएगा क्योंकि वो उसकी पहली चॉइस है। आ रहा है बात समझ में? हो सकता है एक बच्चे के बहुत कम मार्क्स हैं, ठीक है, उसने कोई एक अच्छा कॉलेज अच्छा कोर्स ऊपर डाल रखा है। हालांकि देखो एडमिशन होते समय मार्क्स के बेसिस पे ही होता है, मैं ये नहीं कह के चल रहा कि आपका कम मार्क्स है तो आपको हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिल जाएगा ना, ये कह के नहीं चल रहा। मैं आपको ये जनरल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मार्क्स थे हिंदू ऑनर्स लेने के लिए, हिंदी मतलब हिंदू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेने के लिए, लेकिन आपने गलती से एक ऐसा कॉलेज अपने प्रेफरेंस में सबसे ऊपर डाला जिसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन आपने एनआरएफ रैंकिंग में देखा कि वो टॉप पे। आ रहा है बात समझ में? तो आपको हिंदू कॉलेज नहीं मिला, आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं मिला, आपको एक बेकार कॉलेज एक बेकार कोर्स मिल गया, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा। आ रहा है बात समझ में? तो भाई एडमिशन किसके बेसिस पे होगा? टोटली मार्क्स के बेसिस पे। सारा खेल है मार्क्स का, जिसके जितने अच्छे मार्क्स उसको उतना अच्छा कॉलेज एंड कोर्स। हाँ, गलती कहाँ पे होगी? हो सकता है कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आए लेकिन प्रेफरेंस गलत भर दे, बस इतना ही फ़र्क है। तो यहाँ पे पैसों के चक्कर में फंसोगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। 300 से लेके लगभग 3000 के बीच में बच्चों से चार्ज करा जाता है। अभी भी आपसे बोला जा रहा होगा कि हमारा बैच ले लो, हम पढ़ाएंगे भी और प्रेफरेंस भी आपको ऑफर करेंगे, तो आपको एट द एंड दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं होता इससे, ठीक है। बनाना चाहो तो खुद बैठ के बन सकते हैं, अगर आप इस चैनल से कनेक्टेड रहोगे फ्री में मैं आपको देख दूंगा एट द एंड, ठीक है। प्रेफरेंस में आपको कोई एक अच्छी प्रेफरेंस मिलता है, मिलने के बाद उसमें पेमेंट करते हैं। अगर आगे राउंड्स आए तो हो सकता है कि आपको अपनी प्रेफरेंस में 10वीं प्रेफरेंस मिले। अभी हो सकता है आपके ऊपर से जा रहा हो, बस ओवरऑल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 10वीं प्रेफरेंस मिले, आप आगे और राउंड लेके आए तो आपको मौका दिया जाता है कि आप अपग्रेड कर दो। क्या पता ऊपर सीट खाली बचे, किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया तो हम आपको अपग्रेड दे सकें, तो 10वीं से अपग्रेड होकर 5वीं में चलेगा, तो इधर का पैसा उधर एडजस्ट हो जाएगा, आपको और अच्छा कॉलेज और अच्छा कोर्स मिलेगा। बस ये तरीका है और एट द एंड आपका एडमिशन हो गया कंफर्म। आपका एडमिशन क्या हो गया? कंफर्म हो गया, ठीक है। ये एंटायर लेना देना है सीयूटी से लेके एडमिशन तक का सफ़र, ये पूरा यहाँ तक होगा। ये सारा चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी से ये अवेयर रहोगे तो बाद में जाके हड़बड़ी नहीं होगी। आ रहे बस समझ में? ठीक है, आ जाए वापस सीयूटी पे, इसको मिटा देता हूँ और अब मैं आपको सीयूईटी का पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एडमिशन पैटर्न था। एडमिशन पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ? सीयूटी से स्टार्ट हुआ, उसका रिजल्ट से स्टार्ट हुआ, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रेफरेंस से लेके एडमिशन तक का एडमिशन प्रोसेस, ये पूरा का पूरा यहाँ तक खत्म। अब आते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सीयूटी के बारे में बताओ भैया। एडमिशन तो पता चल गया, सीयूटी की इम्पोर्टेंस पता चल गई, कितना इम्पोर्टेंट है सीयूटी, क्यों देना है वो भी पता चल गया। अब मेरे को ये बताइए कि भैया जो सीयूटी होगा उसका पैटर्न क्या है, किन किन बातों का मेरे को ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को समझना है ताकि मैं एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करूँ। तो देखो, सीयूटी का जो फॉर्म होगा फ़ैब में स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? फ़ैब में। फ़ैब यानी फरवरी, ठीक है। फ़ैब में आपका स्टार्ट हो जाएगा। कब स्टार्ट होगा? लास्ट वीक में। आप उस समय बोर्ड एग्जाम दे रहे होते हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। क्यों लेने की ज़रूरत नहीं? आपको फॉर्म भरने के लिए ऑलमोस्ट 1 अप्रैल का टाइम देते हैं। 1 अप्रैल तक आपको टाइम दिया गया, लगभग हम कहेंगे 1 महीना करीब करीब, ठीक है। इस बार पहले से कम दिया गया था, 20-25 दिन में ही फॉर्म भरा दिया गया था, लेकिन आगे डेट एक्सटेंड करते करते 1 अप्रैल तक ले ही गए थे, ठीक है। तो ऑनलाइन एवरेज की बात करेंगे कि आपको फॉर्म भरने के लिए टोटल जो टाइम दिया जाता है वो 1 मंथ का दिया जाता है, ठीक है। वो 20 दिन भी हो सकता है, 25 दिन भी, लेकिन मान के चलो कि 1 महीने का आपको टाइम दिया था फॉर्म भरने में। यानी जब तक आप बोर्ड एग्जाम से तो फ्री हो चुके होगे, क्योंकि हम खुद बच्चों के एडमिशन कराते हैं बोर्ड में। हमारे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन के जो बोर्ड एग्जाम देने। हमें भी मालूम है कि फ़ैब में एग्जाम खत्म और स्टार्ट होता है और मार्च के फर्स्ट वीक तक जाते जाते एग्जाम खत्म हो जाता है। आपको सीयूटी का एग्जाम देने के लिए ये फॉर्म भरना ज़रूरी है, ठीक है। फ़ैब में आपका क्या आउट हो रहा है? फॉर्म आउट हो रहा है। फॉर्म किसका आउट हो रहा है? सीयूटी का फॉर्म आउट कर रहा है, ठीक है। अब सीयूटी का फॉर्म कौन आउट कर रहा है? सीयूटी का जो फॉर्म है वो आउट कौन करेगा? एनटीए आउट करेगा। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। यही आपका क्या करेगी? एग्जाम कंडक्ट कराएगी। एग्जाम कंडक्ट यही कराएगी, यानी कंडक्टिंग बॉडी भी क्या है? एनटीए है। एग्जाम पेपर कौन बनाएगा? वो भी एनटीए बनाएगा, ठीक है। तो एग्जाम पेपर बनाने से लेके कंडक्ट कराने से लेके रिजल्ट निकालने तक का सारा काम किसका है? एनटीए का है।
एक बार रिजल्ट आ जाता है उसके बाद एनटीए का कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद हर यूनिवर्सिटी में आपको खुद अप्लाई करना है और एक यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, जिसमें भी एडमिशन का ट्राई करते हैं, एक में जिसमें भी आपका एडमिशन हो जाए। हो सकता है किसी बच्चे का 3-4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, लेकिन एट द एंड एडमिशन लेते समय वो किसी एक को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो एनटीए आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है, फैब में आपका फॉर्म होगा। एग्जाम कंडक्ट कब होगा, अगर हम टाइम की बात करेंगे तो आपका एग्जाम जो होगा वो मई में कंडक्ट हो जाएगा। मई में कब होगा, मैं कहूँगा 10 तारीख के करीब करीब, 10 से लेकर 12 के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो 10 मई से लेकर 12 मई के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। कब तक ये चलेगा, मैं कहूँगा जून एंड। ठीक है, मई का एंड यानी जून की स्टार्टिंग हम कह सकते हैं। आराम से खिंच जाता है। ऐसे तो जो टाइमिंग दी जाएगी वो 20 मई 25 मई तक ही दी जाएगी, हम कराएंगे, लेकिन वो खिंचते 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 आपका जून का पहला वीक चले जाता है। ठीक है, जून के पहले वीक के बाद क्या होता है भैया, जून के पहले वीक के जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है उसके 20 दिन बाद आपके क्या होते हैं, प्रोविज़नल आंसर कीज़ आती है। प्रोविज़नल आंसर कीज़ क्या होती है, देखो इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ये कंडक्टिंग बॉडी बहुत गलती करती है, हर जगह गलती करते हैं, चाहे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में गलती हो, चाहे एग्ज़ाम का रिजल्ट निकालने में गलती हो। तो प्रोविज़नल आंसर की होती है, उसके बेसिस पे आपके वो पोर्टल पे दिखती है। पोर्टल कौन सा होगा, एनटीए की खुद की वेबसाइट होगी। ठीक है, एनटीए की खुद की वेबसाइट होगी, वहाँ पे आपका रिजल्ट होगा, आपने जो मार्क करके आते हैं वो और जो एक्चुअल आंसर है वो, आप दोनों को चेक करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है एनटीए आपने सही मार्क करा हो, एनटीए ने उसको गलत मार्क कर दिया हो सकता है कि आपने आंसर सही मार्क करा हो, लेकिन जो एनटीए वो उसको गलत आंसर मार के कह रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन ठीक है, लेकिन आपने हर जगह सर्च करा, आपको पता चला कि आप सी मार्क करके आते हैं, सी ही आंसर है, लेकिन एनटीए कह रहा है डी इसका करेक्ट आंसर है। इन दैट केस आप एनटीए को चैलेंज करते हैं। क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। चैलेंज करने के लिए कितना रुपये देना पड़ता है, 200 रुपये पर क्वेश्चन आपको देना पड़ता है चैलेंज करने के लिए। चैलेंज करोगे तभी जाकर उसको ठीक करा जाएगा, ठीक कर देंगे आपके मार्क्स इंक्रीज कर जाएंगे। आ रहा है बात समझ में। ऐसी करके वो 1-2 बार प्रोविजनल आंसर की निकालते हैं, मैक्सिमम 2 बार प्रोविजनल आंसर निकालते हैं, फाइनल में जाके आप क्या करते हैं, रिजल्ट निकाल देते हैं। रिजल्ट यानी स्कोर कार्ड। ठीक है, जैसे स्कोर कार्ड आ गया, आप वही प्रोसेस मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, और कई यूनिवर्सिटी का तो रजिस्ट्रेशन इस रिजल्ट से पहले ही आप कर चुके होंगे तो डायरेक्टली कंसीडर करा जाएगा, फिर प्रेफरेंस बनाओ और वहाँ पे पार्टिसिपेट करो। यहाँ तक एनटीए का काम खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे ज़रूरी है कि भैया ये तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट बता दिया, कब कब क्या क्या होने वाला है। पेपर के बारे में बात कर लें। ठीक है, पेपर के बारे में समझो। ठीक है, पेपर के बारे में अगर हम बात करेंगे, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अगर मैं पेपर के बारे में बात करूँगा, एग्ज़ाम के बारे में, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मतलब आपके घर पे नहीं हो रहा, सीबीटी मोड में होता है। सीबीटी मोड में होता है। सीबीटी मोड क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आप जिस सेंटर में जाओगे वहाँ पे आपको पेन और पेपर नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको OMR सीट नहीं फिल करना है, जैसे आपने कभी कोई स्कॉलरशिप के एग्जाम दिया हो तो OMR भरना होता है, नहीं, आपको CBT मोड होगा। आपके डेस्कटॉप पे, आपको वहाँ पे भी जो भी डेस्कटॉप दिया जाएगा उसके डेस्कटॉप पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक पेपर आएगा प्रॉपर। ठीक है, उस पेपर के साथ आपके पास ऑप्शंस होंगे, साइड में ही आपके पास ऑप्शंस होंगे, एंड उस ऑप्शन पे आपको माउस से क्लिक करना होगा। ठीक है, तो एक तो ये समझ में आएगा कि ऑनलाइन होने वाला है, पेपर लेना देना कोई नहीं है। दूसरा MCQ होगा। MCQ यानी कुछ लिखने वाला नहीं है, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक करेक्ट है, उस पर जाके आपको क्लिक करना। एग्जाम सेंटर की बात करेंगे। हाँ, एग्जाम सेंटर में आपको पेन और पेपर एग्जाम के सेंटर द्वारा ही खुद दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक पेपर दे दिया जाएगा, उसको बस मान लो कोई कैलकुलेटिव पेपर है उसके हिसाब से। तो MCQ वाला पेपर हो गया। भैया एक क्वेश्चन अगर मैंने ठीक करा तो कितने नंबर मिलेंगे, अगर ठीक करते हो, करेक्ट करते हो, अगर आप किसी क्वेश्चन को करेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो, रॉन्ग यानी गलत, मान लो आप ऑप्शन था B, आप मार के आए C और एक्चुअल में गलत है, तो उस केस में आपको वो 5 नंबर तो दिए नहीं जाएंगे, उस क्वेश्चन के जो होते थे वो तो दिए नहीं जाएंगे क्योंकि गलत मार्क करके। उसके अलावा एक पेनल्टी के रूप में -1 मार्किंग कर देंगे।
-1 का मतलब क्या है कि मान लो किसी क्वेश्चन में आपने 5 नंबर स्कोर करे, ठीक है, किसी एक क्वेश्चन में, और किसी दूसरे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को गलत कर दिया, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको 4 नंबर मिले, 5 उसके और एक जो पेनल्टी -1 उसमें से टोटल काटा गया, तो 4 नंबर आपके बने। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। हर करेक्ट क्वेश्चन के 5 नंबर, एक रॉन्ग क्वेश्चन के आपको -1 क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छोड़ दे तो एमपीटी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, 0 नंबर है उसके। उसके अलावा भैया तो एग्ज़ाम में भैया कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा? तो एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट नहीं, कंफर्म 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 60 मिनट दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन 60 मिनट, यानी ओवरऑल अगर आप साफ देखोगे क्या मैटर करते, स्पीड मैटर। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम है लगभग। मैं एक्चुअल में अगर कहूँगा, अगर मैं टीचर हूँ और मैं जानता हूँ एग्ज़ाम कैसा होता है, तो मैं कहूँगा कई क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ 20 सेकंड दिए गए हैं पेपर के हिसाब से देखोगे, और कोई क्वेश्चंस के लिए 2 मिनट दिए गए। क्यों? क्योंकि पेपर में सिर्फ सारे आसान क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ देखते ही आंसर मार्क करने वाले क्वेश्चन नहीं है, कई क्वेश्चन लेंदी है, तो लेंदी क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन आसान भी है। तो आपको आसान वाले क्वेश्चन से अपना टाइम निकाल के इधर लेंदी वाले क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट अवेलेबल नहीं है, कई क्वेश्चन के लिए सिर्फ 20 सेकंड 30 सेकंड अवेलेबल है, कई क्वेश्चन के लिए 2 मिनट 3 मिनट अवेलेबल है, अगर आप पूरा पेपर करना चाहते हैं तो, ठीक है। कोई सा भी पेपर हो, कैलकुलेटिव, मैथमेटिक्स में कैलकुलेटिव पेपर भी आएगा, आपको इंटीग्रेशन प्रॉपर सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है, वो सारे पैटर्न भी आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जस्ट फॉर्मूला बेस आया और कर दिया, नहीं, सॉल्व भी करना पड़ेगा आपको। तो 50 क्वेश्चन दे, 60 मिनट दिया जा रहा है, हर क्वेश्चन को 5 नंबर दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको -1 की मार्किंग होगी, ठीक है। उसके अलावा और कोई बताने लायक चीज़ है? नहीं, कोई बताने लायक चीज़ नहीं है, आप सबमिट कर देंगे सीधा एग्ज़ाम, ठीक है। और ये क्या है? ये एक पेपर है, एक पेपर, ठीक है। पेपर के बारे में सारी चीज़ समझ में आ गई। अब है थोड़ा सीयूटी के ऊपर और इन्फॉर्मेशन दी जाए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चा सीयूटी के बारे में समझना, वो है सब्जेक्ट चूज करना। लोग क्या करते हैं ना, या बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से सब्जेक्ट चूज नहीं कर पाते क्योंकि बताने वाला अच्छे से आपको बताता नहीं। क्यों? देखो, सब्जेक्ट चूज करना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया, आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे कई यूनिवर्सिटीज़ के कई कोर्सेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्यू को टारगेट करके चल रहे हैं, किसको टारगेट करके चल रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर यही गलती करी तो दिक्कत होगा। इसलिए मैं पहले क्या करूँ, अगर आप ड्यू को टारगेट करके चल रहे हैं, आपके पास क्लास 12th में कोई सी भी स्ट्रीम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मान के चल रहा हूँ, कोई सी भी स्ट्रीम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे को बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, ज़रूरी नहीं है कि क्लास 12 में मेरे पास बीए पॉलिटिकल साइंस हो ही, आ रहा है बस समझ में। अगर मेरे को कॉमर्स करना है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास क्लास 12 में कॉमर्स हो। अगर मेरे को साइंस करना है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास क्लास 12 में साइंस हो। क्यों? मैं समझाने की कोशिश करूँ। जैसे कि अगर आप ड्यू के ज़्यादातर बीए प्रोग्राम के कोर्सेज लेने जाओगे तो उसके लिए एक कॉम्बिनेशन बोला गया है। वो कॉम्बिनेशन क्या है? देखो, मल्टीपल यूनिवर्सिटी के कॉम्बिनेशन आगे समझाने वाला, इसलिए ये वीडियो इतना लंबा है ताकि वीडियो आपको हर चीज़ क्लियर कर सके, आखिर में जाके आपको डाउट ना बचे। तो अगर आपने एंड तक देखोगे, मैं डेफिनेटली कहूँगा जीवन भर आपको याद रहेगा कि हाँ, हर एग्जाम की क्लियरिटी मेरे को इस एक पर्टिकुलर वीडियो से मिल गई थी, ठीक है। ड्यू कहता है कि ड्यू का अगर आपको कोई सा भी बीए ऑनर्स चाहिए या बीए प्रोग्राम चाहिए, मेरे को एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। अब ये डोमेन क्या है, लैंग्वेज क्या है, जीटी क्या है, तो ये पैटर्न का और एक सब पार्ट है कि जो भैया ये एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 3 कंसीडर में हमने एग्ज़ाम को 3 हिस्सों में बांट दिया। किस हिस्से में बांट दिया? हमने बांटा डोमेन में, हमने माना गैट में, गैट कह लो या जीटी कह लो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कह लो या जनरल टेस्ट कह लो, जनरल नॉलेज कह लो, जो कहना है कह लो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लैंग्वेज में, ठीक है, आपके पास कुल मिला के कितनी लैंग्वेजेस हैं? तो 1 मिनट रुक जाओ, ऐसा करता हूँ अच्छे से समझाने के लिए इसको मिटा देता हूँ। आपका ये काम का हो गया, एग्जाम पैटर्न समझ लिया। 50 क्वेश्चन 60 मिनट, एक क्वेश्चन के 5 नंबर, गलत करने पे 1 नंबर घटेंगे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए, और आपका रिजल्ट आते आते लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई लग जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, एंड एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होते आपका
अगस्त के करीब करीब कई यूनिवर्सिटीज़ का अगस्त में, अगर रिजल्ट जल्दी आ गया तो 20 जुलाई से आपका एडमिशन प्रोसेस ड्यू स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले BHU स्टार्ट करते करते आपका अगस्त लगा दे। बाकी अदर यूनिवर्सिटी इसके बाद ही करेगी, ठीक है। चलो देखो बच्चों, मैं आपको हर एक चीज़ समझा के चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने देखा है कई बच्चे इतनी गलतियाँ करते हैं, कई ऐसे बच्चे आए हैं मेरे पास, और बहुत दुख भी होता है कि बच्चों का जीवन जस्ट एक छोटी सी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, या सही से इन्फॉर्मेशन ना लेने की वजह से, या बताने वाले ने सही से ना बताने की वजह से बच्चे का करियर बर्बाद हो गया। तो एज ए टीचर ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको हर चीज़ सही समझाई जाए। तो अगर CUT के एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो एग्ज़ाम में जनरली पैटर्न तो समझा दिया एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम के सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो एग्ज़ाम सब्जेक्ट में आपके पास 3 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें सेक्शन 1 जो है आपका, इधर ले लेते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। तो जो आपका सेक्शन 1 है उसमें आपका आता है लैंग्वेज। तो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, कुल मिला के आपको 13 लैंग्वेज मिलने को मिलती है। इस 13 लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश और जितने भी इंडियन लैंग्वेज हो सारे के सारे, चाहे बंगाली हो चाहे संस्कृत हो, जितने भी अभी आपके स्क्रीन पर ऑप्शन आ रहे हो सारे के सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिली। 13 लैंग्वेज की चॉइस है। डोमेन आता है इसके बाद। डोमेन की अगर मैं बात करूँगा तो आपके पास जो डोमेन है वो 23 है, 23 डोमेन है। 23 डोमेन का मतलब है 23 मेन सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने क्लास 12th में क्या क्या मेन सब्जेक्ट पढ़े होंगे, मैं गिना देता हूँ कुछ। आपने फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथ पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ा, आपने कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा। उसके अलावा आप अगर आर्ट्स में जाएंगे तो पॉलिटी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा। एंड उसके अलावा और भी जैसे सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादातर बोर्ड्स में मिल जाते हैं, ठीक है। कई अगर हम स्कूलों की बात करेंगे, जो मेन था वो मैंने आपको बताया। तो सारे के सारे अगर ऑप्शंस मिलाए जाए, फिजिकल एजुकेशन हो, NCC हो, योगा हो, सब मिला के कुल मिला के 23 सब्जेक्ट डोमेन बनते हैं। और एक गैट कह लो, GT कह लो, जनरल टेस्ट कह लो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कह लो, उसमें आपको ये कंसिडर करा जाता है। तो सब्जेक्ट चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपको लैंग्वेज कब चूज़ करना चाहिए, डोमेन कब चूज़ करना चाहिए, GT कब चूज़ करना चाहिए, इसकी नॉलेज होना चाहिए। आप अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे, चाहे मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आपको सीधा कहते हैं बच्चा एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन ले लो, GT ले लो। सारी यूनिवर्सिटीज, सारे कॉलेजेस, सारे कोर्सेज कवर है। आपको ज़रूरत है इतने सारों की, पहले ये बताओ मेरे को, ठीक है। जब ज़रूरत ही नहीं है तो ले क्यों रहे हो? आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं लेना, आपको सारे कोर्सेज में एडमिशन नहीं लेना, तो आपको सारों के लिए ऑप्शन बनाना ही क्यों है? क्योंकि ये आपका बर्डन बढ़ा है और ये उन लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट परचेज करोगे, आप एक लैंग्वेज भी खरीदोगे, आप डोमेन भी खरीदोगे, आप GT का भी कोर्स खरीदोगे। जब मेरा जो कोर्स है वो बिना GT के मिल सकता है, तो मैं GT की तैयारी क्यों करूं? क्योंकि GT के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट है। GT के अंदर आपका GK है, ठीक है। GT के अंदर आपका GK है, GT के अंदर आपका करंट अफेयर है, GT के अंदर आपका SST है, सारी की सारी SST, ठीक है। उसके अलावा GT में आपका वो क्वांट है, या क्वांट को इन सिंपल लैंग्वेज कहूँगा तो मैथ है मैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका रीजनिंग भी है, ठीक है। और इसके अलावा और भी सारी चीज़ें, स्टैटिस्टिक्स, GK, सारी की सारी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो जब मैं अपने एग्ज़ाम को, अपने कोर्स को, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को बिना GT के ले सकता हूँ, तो मैं क्यों तैयारी करूँ इसकी? मैं आपको लिटरली बता के चल रहा हूँ। जब मेरे सब्जेक्ट, मान लो मैं ऐसा कोर्स लेना चाह रहा हूँ जिसके लिए डोमेन का उतना वेटेज नहीं है लेकिन GT का वेटेज है, तो मैं क्यों लूँ डोमेन, ठीक है। क्यों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, प्रॉब्लम यहाँ आता है जब आप एक टारगेटेड स्टडी नहीं करते हो। अगर आप अपने चीज़ों को डाइवर्स करोगे, डाइवर्स से अपॉर्चुनिटी तो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम है, देखो ध्यान से सुनना, जब वीडियो शूट हुआ है 4 अक्टूबर है, आपके पास एग्ज़ाम होने में मई है। अगर मैं दिन महीने भी गिनाना चाहूँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऑलमोस्ट कितना हो गया, लगभग 6-6.5 महीना है आपके पास पूरा तैयारी करने में। इतना काफ़ी है किसी एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो डाइवर्स करने की ज़रूरत किसको है? जो आखिर में जगा हुआ है, जो 1 महीने में जगा हुआ है, जो 2 महीने में जगा हुआ है, जिस बच्चों को अभी अकल आई कि चलो CUT का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, ठीक है, उसके लिए डाइवर्स प्रोफाइल की ज़रूरत है। उसको डाइवर्स चीज़ें चाहिए कि अगर इस वाले कॉम्बिनेशन से जाता, इस वाले कोर्स के लिए जाता, मेरे को मालूम है मेरे को नहीं मिलेगा, तो कम से कम ऑनर्स नहीं मिलेगा तो प्रोग्राम तो मिले,
और प्रोग्राम के लिए जीटी चाहिए, तो वो सोचेगा कि चलो ऑनर्स नहीं मिल रहा, ऑनर्स के लिए भी ट्राई करेंगे, प्रोग्राम के लिए भी ट्राई करेंगे। उस केस में उसके लिए ज़रूरी है आप अगर अभी अक्टूबर में तैयारी कर रहे हो, नवंबर में तैयारी कर रहे हो, दिसंबर में तैयारी करो, आपको डाइवर्स प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं। आप अपने कोर्स को फिक्स रखो। आप बीकॉम करना चाहते हो बीकॉम को फिक्स रखो, आप बीए करना चाहते हो बीए को फिक्स करो, आप बीएससी करना चाहते हो बीएससी को फिक्स करो, और फिर देखो जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करो उस यूनिवर्सिटी के लिए चाहिए क्या। समझ में आ रहा है? जैसे आपको पता चल रहा है कि हाँ ये मेरा कोर्स है, ये मेरी यूनिवर्सिटीज़ है, इसके लिए मेरे को ये चाहिए, बस इतना ही मेरे को पढ़ना है, ये काफ़ी है, इतना ही काफ़ी। अगर टारगेटिंग स्टडी करोगे तो अच्छे से कर पाओगे, अगर जगह जगह भटकोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम आसान है, एग्ज़ाम थोड़ा लेंदी ज़रूर है लेकिन आसान है, और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, आप चीज़ों को भटकते रहोगे तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब चूज़ कैसे करा जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन जनरल लेके चलता हूँ, आप बीकॉम करना चाहते हैं, ठीक है, आप ड्यू को टारगेट कर रहे हैं, आपको चाहिए क्या, आपको एक लैंग्वेज चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, आपको 3 डोमेन चाहिए, बस एक लैंग्वेज 3 डोमेन से अगर मेरे को बीकॉम ऑनर्स मिल जाता है, 1 मिनट हो गया, ड्यू के अंदर, तो मेरे को जीटी की ज़रूरत ही नहीं है। आ रहा है बात समझ में? मैं इस कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर फोकस करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, बीकॉम के लिए एक कंडीशन लगा दी गई, जैसे कि 3 डोमेन में से एक डोमेन या तो अकाउंट होगा या मैथ होगा, इन दोनों में से कोई एक हो, दोनों हो जाएगा तो भी चल जाएगा। बाकी अदर 2 डोमेन में ज़रूरी नहीं है कि आप 2 डोमेन में आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इको लें, सिर्फ बिजनेस स्टडी, चाहो तो फिजिकल एजुकेशन ले लो, चाहो तो योगा ले लो, चाहे तो एंटरप्रेन्योरशिप ले लो, चाहे आप क्या नाम है अदर कोई सा भी सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हो, ठीक। ये हो गया, ध्यान से समझो। लैंग्वेज में 13 में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, 2 डोमेन में से 23 में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। अकाउंट्स और मैथ कंपलसरी रख दिया गया बीकॉम ऑनर्स के लिए कि ये होना ज़रूरी है। तो एक बीए वाला बच्चा जिसके पास अकाउंट्स और मैथ नहीं है वो बीकॉम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन एक साइंस वाला बच्चा जिसके पास मैथ है वो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। हो सके लाइन स्विच करना चाहता है तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, ये ड्यू की कंडीशन इकलौती, बीएचयू भी कंडीशन लगाता है लेकिन ड्यू ने आपने एक कंडीशन लगाई है कि आप जितने भी सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, जो भी आप देना चाहते हैं, आपने 13 में से जो भी लैंग्वेज चूज़ करे, आपने 2 डोमेन में से जो भी डोमेन आपने चूज़ करे, वो आपने क्लास 12 में पढ़े होने चाहिए। पढ़े मतलब क्लास 12 का वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए। आपने कोई ऐसा लैंग्वेज चूज़ कर लिया जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा, आपकी लैंग्वेज कंसिडर नहीं करी जाएगी, आप एलिजिबल नहीं होगे, आपको यूनिवर्सिटी के इस कोर्स के लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा, ठीक है। आपने अगर डोमेन में ऐसा डोमेन चूज़ कर लिया जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आपने चूज़ कर लिया, आपने मान लो पॉलिटी नहीं पढ़ी थी लेकिन आपने डोमेन में पॉलिटी चूज़ करी, आपको नहीं कंसिडर करा जाएगा। आ रहा है बात समझ में? क्लियर करो, ये चीज़ क्लियर करके चलो। यही अगर मैं बात करूँगा भैया बीकॉम प्रोग्राम को टारगेट कर रहा हूँ, ड्यू को ही टारगेट कर रहा हूँ, सेम कॉम्बिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो, सेम टू सेम। एक और कॉम्बिनेशन से इसके अलावा एक लैंग्वेज, एक डोमेन, कोई सा भी एक डोमेन, फिजिकल एजुकेशन भी चलेगा, बस एक होना चाहिए इस 23 में से, और वो 23 में से कोई भी आप एक चूज़ करो, वो क्लास 12 में पढ़ा होना चाहिए। तो एक डोमेन और जीटी या गैट कह लो, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कह लो। आ रहे बस समझ में? जीटी की कोई कंडीशन नहीं है कि आपने क्लास 12 में पढ़ा हो, ये दोनों में से जो भी चूज़ करोगे वो आपने क्लास 12 में पढ़ा होना चाहिए। आप बीकॉम प्रोग्राम के लिए चूज़ कर सकते हैं। अगर एक बच्चा इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, अभी से तैयारी कर रहा है इस कॉम्बिनेशन के साथ, तो उसका बीकॉम प्रोग्राम भी कंसिडर कर लिया जाएगा। तो उसको ये वाली तैयारी तो करने की ज़रूरत नहीं है, यानी जीटी की उसको ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ तो उसको ज़रूरत है जो आखिर में तैयारी करने बैठा है और उसको मालूम है कि बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलेगा, बीकॉम प्रोग्राम टारगेट कर लेता हूँ, तो बीकॉम प्रोग्राम टारगेट कर लेता हूँ, तो बीकॉम में जीटी वाला ऑप्शन है, मैं इसकी तैयारी कर लूँ। चलो बीकॉम ना मिले, बीए प्रोग्राम मिल जाए, बीए प्रोग्राम की तैयारी कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो आखिर वाले बच्चों के लिए होता है। आ रहा है बात समझ में? अगर इसके अलावा अगर हम बात करेंगे भैया बीएससी की, चाहे पीसीएम, बीएससी में बायो का कोई भी कोर्स हो, चाहे आपका मैथ का कोई भी कोर्स हो, सिर्फ पीसीएम चाहिए या फिर पीसीबी। इसके अलावा लैंग्वेज का भी कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, यानी इसके मार्क्स कितने में से कैलकुलेट होंगे,
आपके ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे 250 यानी 250 750 में से इसके टोटल होगा, इसका टोटल 1000 में से होगा। कैलकुलेट करके देख लो, 250 का एक सब्जेक्ट, 50 क्वेश्चन थे ना, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तो एक पेपर कितने का हो गया, 250 का नंबर का हो गया, 250 और यहाँ पे कितना हो गया 500 नंबर, 1000 इधर हो गया, इधर 3 सब्जेक्ट होते, 750 में से कट ऑफ बनेगा। इसका इसके कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पीसीएम का तैयारी करो, लैंग्वेज छोड़ दो। क्यों कर रहे हो लैंग्वेज की तैयारी, समझ में आ रहा है? लेकिन आगे चलते हैं थोड़ा। ड्यू कहता है कि आप अगर लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हो, मतलब अगर साइंस के किसी भी कोर्स के लिए जा रहे हो, आप लैंग्वेज के मार्क्स हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन आप एग्जाम में दे के आ जाओ, भले 1 नंबर लेके आओ, भले 1 नंबर लेके आओ, नेगेटिव में भी लिया तो भी चलेगा, लेकिन एग्जाम देना ज़रूरी है, ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज का। ये ड्यू कहता है। बीए के किसी भी कोर्सेज की बात करेंगे, बीए ऑनर्स, कोई सा भी बीए का ऑनर्स कोर्सेज की बात करेंगे, उसमें अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बीए ऑनर्स में ये कॉम्बिनेशंस, एक लैंग्वेज 3 डोमेन, बस कोई सब्जेक्ट की कंडीशन नहीं, 3 डोमेन में कोई सा भी डोमेन चलेगा, क्लास 12 में पढ़ा होना चाहिए बीए ऑनर्स करने के लिए। बीए प्रोग्राम के लिए कंडीशन क्या है, अगर मैं बीए प्रोग्राम आपको समझाने की कोशिश करूं तो बीए प्रोग्राम में यही एक लैंग्वेज, 3 डोमेन वाला भी चल जाएगा, उसके अलावा आपके पास एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक गैट होना चाहिए, वो भी चल जाएगा, ठीक है। आप बीए प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हैं। एक और कॉम्बिनेशंस होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो मैं आपको समझाना नहीं चाहता, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, 4 सब्जेक्ट चाहिए, ये वाले कॉम्बिनेशन में एक एक्सटेंशन होता है कि 2 लैंग्वेज हो, 2 डोमेन हो, तो हिंदी इंग्लिश हो सकता है या हिंदी बंगाली हो सकता है, जो भी आपने क्लास 12 में पढ़ा हो, और 2 डोमेन हो। तो ये वाला जनरली कोई लेता नहीं है, इसलिए मैं उसको समझा ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि 3 डोमेन में से कोई 2 डोमेन ऐसे, जो एक ऐसा डोमेन है जो मैं पढ़ नहीं सकता, और आपके पास 2 लैंग्वेज है क्लास 12 में जिसको आप पढ़ सकते हो, तो ये वाला कॉम्बिनेशन ले लो, लेकिन ये ज़्यादा में एलिजिबल नहीं होता है। बीए के ऑल हो गए, बीकॉम हो गया, बीए हो गया, पीसीएम हो गया, पीसीबी हो गया, बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, सारे कॉम्बिनेशन कवर कर दिए। अपने वाला चूज़ कर लो, इसमें पहले मैं समझा के चल रहा हूँ। एक जो अलग तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं वो इसका होता है, बीए इकोनॉमिक्स का, बीए इको का एक कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब होता है। थोड़ा अजीब कैसा होता है, ध्यान से सुनो। बीए इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन लेते समय एक कंडीशन रखता है, एक लैंग्वेज हो, ठीक है, लैंग्वेज कुछ भी चलेगा, एक लैंग्वेज हो, उसके अलावा मैथ होना ज़रूरी है, इको हो चाहे ना हो, इको के दर्शन दिए हो चाहे ना दिए हो, ठीक है, कोई लेना देना नहीं, मैथ होना चाहिए और 2 डोमेन। तो इको का इको से कोई लेना देना नहीं है, इको का मैथ से बहुत लेना देना है, ध्यान से रखना। अब एक चीज़ अपने दिमाग में डालने की कोशिश करो, ये सब्जेक्ट वहाँ पे भी सूट कर रहा है जहाँ पे आपने क्लास 12 की एलिजिबिलिटी को भी कहता है कि क्लास 12 में भी होने चाहिए, प्लस CUET में भी यही एग्ज़ाम देना भी चाहिए। समझ में आ रहा है? CUET में भी आपने ये एग्ज़ाम दिया हो, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम ना दिया हो और कहो कि मेरे पास क्लास 12 में मैथ थी, मैं तो इको के लिए कंसिडर कर सकता हूँ। जब दिया ही नहीं है तो कैलकुलेट कैसे करोगे? और अगर एग्ज़ाम दे दिया है और क्लास 12 में नहीं था तो भी कंसिडर नहीं करे जाओगे। ये ड्यू कहता है। आ रहा है बस समझ में? हो गया। आई थिंक सारे कोर्सेज कवर कर दिए मैंने इसमें, बीए प्रोग्राम, बीकॉम, बीए। हाँ, कुछ कॉम्बिनेशंस है, देख लो ध्यान से। सेम कॉम्बिनेशंस में सेम इको के अलावा और कौन कौन से चलता है यहाँ पे चलता है बीएससी मैथ। बीएससी मैथ का भी यही कॉम्बिनेशन बच्चा, सेम कॉम्बिनेशन, एक लैंग्वेज, एक मैथ, 2 डोमेन, कुछ भी चलेगा। यानी आराम से एक कॉमर्स वाला बच्चा भी बीएससी मैथ कर सकता है। स्टैट्स में भी यही हाल है, कंप्यूटर साइंस में भी यही हाल है। सीएस अगर लेना चाहो, नॉट बीसीए, इट इज़ अ बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, इक्विवेलेंट है बीसीए किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करने से बढ़िया ड्यू से करो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन फॉलो करता है। एक अलग तरीके के कोर्सेज अगर मैं बोलूँगा, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनमें से अगर मैं एक ज़्यादातर जो ध्यान देते हैं बच्चा, उसके लिए आपका जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसे हैं, जैसे कि आप बीबीए लेना चाहते हो, आप बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, बैचलर इस बिजनेस इकोनॉमिक्स लेना चाह रहे हो, आप बैचलर इन, उसके अलावा और कोई कोर्सेज होता है पता नहीं, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन जा रहे हो इसके लिए, या बीटेक लेना चाह रहे हो, ठीक है, बीटेक लेना चाह रहे हो, इसके लिए कॉम्बिनेशन चाहिए एक लैंग्वेज, एक डोमेन। डोमेन में भी फिक्स है, डोमेन में भी एक डोमेन फिक्स है, क्या है वो? मैथ और गेट। ये कॉम्बिनेशन होगा तभी एलिजिबल हो पाओगे। तो ये ड्यू को कवर करा है मैंने, ध्यान से देखो, ड्यू को, ड्यू के ज़्यादातर कोर्सेज।
कोई कॉमर्स का बच्चा इसको भी टारगेट करके चल रहा है, इसको भी टारगेट करके चल रहा है, फिर तो उसको एक लैंग्वेज, एक 3 डोमेन में मैथ भी लेना पड़ेगा और क्या नाम है, गेट भी लेना पड़ेगा। आ रहा है बस समझ में? तो उसको अकाउंट चाहे तो वो हटा सकता है, तो हटाना चाहे तो। अगर एक बच्चा सिर्फ बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम को टारगेट कर रहा है, अभी से तैयारी कर रहा है, इसको टारगेट करे। अगर अभी से तैयारी नहीं कर रहा, इसको बाद में इसको टारगेट, मतलब किसी एक को टारगेट करो, दोनों को नहीं। हाँ, अगर इसको टारगेट करोगे तो कभी बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं बनोगे, ये भी याद रखना। पीसीएम पीसीबी के लिए फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरीके के कोर्सेज के लिए जाना चाह रहा हूँ। पीसीएम पीसीबी बस एक लैंग्वेज देना है, काउंट नहीं होगा, ठीक है। बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के लिए एक लैंग्वेज 3 डोमेन, अगर इसके लिए जाना चाहते हो एक लैंग्वेज एक जीटी। हाँ, अगर बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम दोनों के लिए जाना चाहते हो, ये वाला कॉम्बिनेशन बेस्ट है, दोनों के लिए एलिजिबल आपको बना देता है। पूरा का पूरा ड्यू कवर कर दिया मैंने इतने से में आपको। तो किस तरीके से चूज करना है वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन चूज करना, आपको चाहिए बीकॉम ऑनर्स, आपने एक लैंग्वेज भी ले रखा है, अकाउंट्स की भी तैयारी करें, 2 डोमेन की भी तैयारी करें, गेट की भी तैयारी करें, क्या फ़ायदा तैयारी करने का? गेट चाहिए ही नहीं आपको, तो क्यों 2 नाव में पैर रख रहे हो? समझ में आ रहा है? आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, पीसीएम की तैयारी करो, लैंग्वेज की तैयारी करो, गेट की तैयारी करो। क्यों गेट की तैयारी करो? आप मैथ ऑनर्स को टारगेट करके कर लो, आप एक लैंग्वेज करो, एक मैथ करो, डोमेन में आप एक अच्छा सा डोमेन ले लो, आसान सा, फिजिकल एजुकेशन ले लो, क्लास 12 में बस पढ़ा होना चाहिए। आ रहा है बस समझ? ये ओवरऑल ड्यू है। अगर सिर्फ ड्यू को टारगेट करो, ये कॉम्बिनेशन में जो आप लेना चाह रहे हो उसको कॉम्बिनेशन को चूज करो, सबको नहीं। बीएचयू की तरफ जाएं, बीएचयू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीएचयू के बाद इलाहाबाद सेम, ज़्यादातर सेम होते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो, तो होप सो अगर इस वीडियो को आपने देखा है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि कभी इन गलतियों में तो नहीं पड़ोगे आप। आखिर में जाकर आपको भी जब पता चलेगा, जब मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ बच्चों की, तब आपको भी ग्रुप में ऐसे बहुत बच्चे दिख जाएंगे जो ये गलतियाँ कर रखे होंगे, ठीक है। चलो, अगर मैं बीएचयू से भी पहले अगर इलाहाबाद की बात कर लूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहता है एक लैंग्वेज हो, ठीक है, और एक डोमेन हो और एक गेट हो, ये उसको चाहिए, ये कॉम्बिनेशन चाहिए। इस कॉम्बिनेशन में आप ज़्यादातर कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, ध्यान रखना, याद रखना, हर कोर्स के लिए कॉम्बिनेशन नहीं लगता। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करके चल लो, ऑलमोस्ट कितनी यूनिवर्सिटी है, 350 यूनिवर्सिटी के करीब आने वाली, अगले साल भी आ जाएगी। तो हर यूनिवर्सिटी को चेक करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। कैसे चेक करोगे? मैं आपका काम आसान करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाना, PDF मिलेगा, ठीक है। वो PDF को कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज हर यूनिवर्सिटीज़ को डिवाइड कर रखा है। तो जो चीज़ आपको लोग पेड में देते हैं वो फ्री में मैं दे रहा हूँ। नीचे जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको ये पता चलेगा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कितनी अच्छी है, किस किस में मेरे को अप्लाई करना चाहिए, कौन से मेरे स्टेट में, कौन से पड़ोसी के स्टेट में, ठीक है, कौन सी अक्रॉस है इंडिया टॉप है, कौन सी एवरेज है, कौन सी गुड है, सारी पता चलेगा। हर यूनिवर्सिटी का नाम, एक लिंक है, उस पर क्लिक करना। जस्ट क्लिक करते ही वो यूनिवर्सिटी CUET के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करेगा, उस कोर्सेज के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट वो मांग रहा है, वो सब कुछ मेंशन है। तो वो PDF आपके बहुत काम के, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उससे आप हर यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हैं। किसी यूट्यूब पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसको भी कंसिडर करना चाहे, अपने दोस्त को बताना चाहे, PDF देखो बस, ठीक है। PDF में नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। तो इलाहाबाद मिटा देते, इलाहाबाद है, बाबा साहब है, आपका झारखंड की यूनिवर्सिटीज़ है, गढ़वाल यूनिवर्सिटीज़ है, विश्व भारती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने एडमिशन कराया है। तो हर यूनिवर्सिटी से सारी की सारी डिटेल नीचे मिल जाए। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है ड्यू के बाद BHU जो कंसिडर करते हैं, इसलिए इसका समझा देता हूँ, ठीक है। अगर BHU में आप BCom टारगेट कर रहे हैं तो BHU के BCom के लिए एक कॉम्बिनेशन चाहिए, वो चाहिए अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, ठीक है, और आपका जनरल टेस्ट, गेट। ये 3 कॉम्बिनेशन चाहिए। लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, ये होंगे तभी काम चलेगा। तो कोई बच्चा अगर ड्यू BHU दोनों टारगेट कर रहा है, फिर तो उसको ये कॉम्बिनेशन लेना ही पड़ेगा, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और गेट, क्योंकि बिना गेट के BHU का BCom नहीं मिल सकता, ठीक है। और तो गेट कंपलसरी हो गया, आ रहा है बस समझ में। और बिना 3 डोमेन के ड्यू का BCom नहीं मिल सकता, तो एक एक्स्ट्रा डोमेन कंपलसरी हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 डोमेन चाहिए, ठीक है। BCom हो गया, BCom प्रोग्राम में आपका कोई कोर्स नहीं होता, BHU में 2 तरीके की BCom होती है, ठीक है, और वो BCom आपका यही मांगता है।
बीएससी की बात करेंगे, बीएससी में वही पीसीएम पीसीबी और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। लैंग्वेज यहाँ पे भी बस एक देना होना चाहिए और कुछ नहीं। उसके अलावा हाँ, एग्रीकल्चर की अगर तैयारी करें तो पीसीए भी चलेगा। बीसीए यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्लास 12 में होना चाहिए, याद रखो। एग्रीकल्चर की कट ऑफ ज़्यादा जाते हैं। बीए की तैयारी कर रहे हैं, बीए में बीए ऑनर्स नाम का कोई चीज़ नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो बीए की तैयारी कर रहे हैं तो बीए में आपको क्या करना है, बस एक लैंग्वेज और गेट देना है, जनरल टेस्ट। तो अगर डी और बीएचयू का साथ बीए टारगेट करके चल रहे हैं तो उस केस में वहाँ पे बीए ऑनर्स चाहिए, तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन चाहिए। और अगर बीएचयू का भी बीए की फोकस करके चल रहे हैं तो फिर जीटी का भी कॉम्बिनेशन चाहिए, ताकि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन से वहाँ का बीए हो जाए और एक लैंग्वेज और एक जीटी से यहाँ का बीएचयू का बीए कवर हो जाए, ठीक है। बीए कवर हो गया। उसके अलावा और कोई कोर्सेज है नहीं, बीए बीकॉम बीएससी बीए एलएलबी करना चाहते हो सेम कॉम्बिनेशन, बीए एलएलबी के लिए हो गया। बीएचयू कंसीडर हो गया, हाँ। तो ओवरऑल मैंने आपको हर यूनिवर्सिटीज़ कवर करके दे दी, हर मतलब टॉप की यूनिवर्सिटी कवर कर दी। और बहुत समझदार चीज़ आपको सिखा के जा रहा हूँ कि जिस कोर्स को टारगेट करो, जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट करो, उसको पहले चेक करो वो कौन सी चीज़ मांग रहा है, और जो चीज़ वो मांग रहा है उसकी तैयारी करो। अंधाधुंध में नहीं जाना कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटी के लिए 100 यूनिवर्सिटी 200 यूनिवर्सिटी सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो। जब एडमिशन ही नहीं लेना तो क्यों एलिजिबल ही बनना है मेरे को, ठीक है। एक नाव में चलोगे तो ज़्यादा दूर तक जा पाओगे, 2 नाव में चलोगे तो आधी आपकी मेहनत क्या होगी, एक इधर वाली नाव को खींचने में, उधर वाली नाव को खींचने में, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। आ रहा है बस समझ में? अभी से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। आज 4 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर से PCMB, किसका, PCMB का फ्री ऑफ कॉस्ट जो बैच है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आपको डेडिकेटेडली आपकी नोट्स कवर होगी, ठीक है। थ्योरी लेक्चर्स होंगे, थ्योरी लेक्चर्स को जल्दी कवर करा जाएगा, प्रैक्टिकल्स नोट्स आपको दी जाएंगी। उसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो आपके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करी जाएगी, जितने ज़्यादा हो सके। MCQs जितने भी रिपीट हुए हैं, मल्टीपल एग्जाम को भी थोड़ा लिया जाएगा, एनालाइज करा जाएगा, उसमें से किस लेवल का पूछा जा सकता है चाहे, तो उससे हिसाब से आपका CUT UG 2026 को कवर करा जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा जाएगा, लाइव क्लासेस भी होगी, लाइव डाउट सेशंस भी होंगे, नोट्स भी आपको चीज़ मिलेगा। तो हर वो चीज़ जो आपको फ्री में, मतलब कहीं पे पेड में मिलता है 6000 7000 में डेफिनेटली मिलता होगा, वो मैं आपको यहाँ पे फ्री में दे देता हूँ, ठीक है, फ्री में। तो इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, उसको सेव करके रखो, सारी वीडियोस उसमें अपलोड होगी। PCMB सब की सब वहाँ पे अपलोड होंगी, ठीक है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब रखना। सेकंड थिंग, इनके लिए एक डेडिकेटेडली डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, जाके उसको ज्वाइन करो। सारे के सारे नोट्स, PDF, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, बुक्स सारी की सारी वहाँ शेयर करी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप एक और चीज़ है, वो CUT अपडेट्स के लिए, जानकारी इसके लिए, करियर के हिसाब से। जैसे कई बच्चे अभी कंफ्यूज होंगे क्लास 12 में कि भैया एक्चुअली मेरे को सच में BCom लेना चाहिए, या सच में BSc लेना चाहिए, या सच में BA लेना चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ। तो मैं आने वाले टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ें आपको लेके आऊँगा। तो एक दूसरी प्लेलिस्ट है, सिर्फ CUT UG 2026 के नाम पे है, ठीक है। उसमें सारे अपडेट्स, जानकारी, करियर गाइडेंस मिलेगा, ताकि आप सही बेटर डिसीजन ले पाओ, ठीक है, बेटर कोर्स ले पाओ। ऐसा ना हो कि कोई कोर्स ले लो और बाद में जाके लगे कि भैया ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है, मैं गलत फंस गया, 3 साल मैंने अपने बर्बाद कर दिए। तो वैसा केस मैं आने नहीं दूंगा। बहुत लोगों की करियर काउंसलिंग करता है, तो 2 तरीके का है। अगर आपको मुझसे पर्सनली काउंसलिंग करवानी है, बहुत बच्चों को मेंटोर करा, बहुत बच्चों को करियर गाइड करा, UG को भी करा, PG को भी करा, क्लास 12 को भी हम करते हैं, CBSE वाले बच्चों की। तो अगर मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, एक प्रॉपर गूगल फॉर्म है मेंटरशिप प्रोग्राम का, ठीक है। वेरी नॉमिनल कॉस्ट है मेंटरशिप प्रोग्राम की, ठीक है। ये इसलिए रखी गई है क्योंकि मल्टीपल्स बच्चे आते हैं हमारे पास, तो टाइम नहीं मिलता, उसके बेसिस पे हमारा बहुत नॉमिनल कॉस्ट। अगर आप क्लास 12 में हैं, ठीक है, ₹99, बस 99 में आपका मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, जिसमें आपको एक्चुअल में बताया जाएगा कि हाँ आपको किस करियर को फोकस करना चाहिए। आज से 4 से 5 साल बाद अगर अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, उस कोर्स के बेसिस पे, उस करियर के बेसिस पे क्या चूज़ करना चाहिए, उसके बेसिस पे किन सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से CUT एग्ज़ाम को देना चाहिए। यहाँ पे आप डेडिकेटली आप मेरे से गूगल मीट पे बात करेंगे और हम अच्छे से डिटेल में, चाहे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कितना भी हो, आपके हर एक डाउट को सॉल्व करिए। आपको मन में एक माइंड में क्लियरिटी लेके आएंगे कि हाँ मेरे को इन फ्यूचर करियर में करना क्या है, ठीक है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम होगा 99 का, गूगल फॉर्म होगा, उसको जाके भर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप गूगल फॉर्म भर देंगे, आपके पास सारी की सारी डिटेल टाइम पे शेयर कर दी जाएगी, ठीक है।
उसके अलावा और कुछ बताना है आपको? नहीं। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। इंस्टाग्राम अगर चलाते हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सारे के सारे अपडेट्स जानकारी वहाँ पे भी पहले दे दी जाती है, ठीक है। यूट्यूब से पहले आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे तो आपको हर चीज़ टाइम पे मिलती रहेगी। तो वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। हर संडे लाइव डाउट फ्री क्लास होगी, तो उस पर भी ज्वाइन करिएगा। और कुछ बताना है? डेट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी। होप सो आपकी तरफ से कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर वीडियो एंड तक देखा, बहुत लंबा वीडियो मैं बता के चलूँ, अगर वीडियो एंड तक देखा, मैं कहूँगा लंबे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका हर छोटा से छोटा चीज़ क्लियर हो रहा, कोई फ़र्क नहीं। गलती करने से बेटर है अपना टाइम इन्वेस्ट करो। आपने 20 से 25 मिनट यहाँ पे ज़्यादा दिए हैं, वो आपके ज़्यादा वर्थ इट होंगे आगे जाके करियर में, ठीक है। चैनल से कनेक्ट रहना, चैनल को सब्सक्राइब रखना, अपने सारे दोस्तों तक, स्कूल में, ट्यूशन ग्रुप में, हर जगह शेयर कर दो। ऑलरेडी सेलेक्टेड अगर स्टूडेंट हो, अपने जूनियर्स को सजेस्ट करो, और बहुत बच्चों को हेल्प करेंगे हम। और इस साल लगभग हम कहेंगे कि हमने हज़ारों में एडमिशन करा, और ये हज़ारों का एडमिशन लगभग 20 से 30 हज़ार डेफिनेटली इन डेप्थ CUT इसी चैनल से आपको एडमिशन देखने को मिला, मैं गारंटी देता हूँ। मैंने हर बच्चों के लिए फ़ाइट करी है, चाहे हम फिजिकली मोड में फ़ाइट करने की बात करें, यूनिवर्सिटी के ऊपर सवाल उठाने की बात करी जाए, फिजिकली बच्चों से मिल के बात करी जाए, और किसी भी तरीके से एडमिशन आपका सिर्फ ऑनलाइन नहीं, हम बहुत बच्चों से फिजिकली मिले, किसी भी तरीके से भागा दौड़ी में उनका एडमिशन कराया, बहुत कम नंबर पर भी कराया, ठीक है। तो हर तरीके का हम सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, तो आपके चैनल बहुत काम है। सब्सक्राइब रखना, फालतू का अपडेट से बढ़िया एक ऐसे चैनल को सब्सक्राइब रखो जो एक्चुअल में आपको गाइड करे टिल एडमिशन तक, जब का आपका खुद का एडमिशन नहीं हो जाता, जब तक नहीं कि जब तक मेरा एडमिशन अपडेट देने का काम खत्म होगा, जब तक नहीं। अगस्त तक दिया, उसके बाद नहीं दे रहा, क्योंकि अब मैं अगले साल फोकस करूंगा, पैसा कमाऊंगा। नहीं, जब तक एडमिशन नहीं चल जाता, चाहे वो अगला महीने का, अगले साल का सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर, अगर आप एक बार इन डेप्थ CUT से कनेक्ट है, इस चीज़ की मैं प्रॉमिस देके चलता हूँ, हर चीज़ जो आपको यहाँ पे दी जाएगी ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है एज अ टीचर, हमारी टीम ने ली है एज अ टीचर, उसको पूरा करा जाए, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद इन डेप्थ CUT से कनेक्ट होने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन हिट रखिएगा। दैट्स इट, ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, एग्जाम की तैयारी करते रहो, चाहे ड्रॉपर हो, चाहे क्लास 12 में हो, बिना हिचके बिना झचके एग्जाम की तैयारी करते रहो। और तो मिलते हैं और नई वीडियोस में और नई जानकारी इसके साथ, ठीक है। और बैचेस तो चल ही रहे हैं, उनमें भी आप जाके ज़रूर ज्वाइन करिएगा।